Hello students, welcome to Fill-A-Form channel. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा जो है CTET और HTET पे जो है फुल कोर्स करवाया जा रहा है। जो CTET बैच है इसका टाइम टेबल आप देख सकते हैं। जो सोशल साइंस सब्जेक्ट है उसकी क्लासेज जो 9 बजे होती है डेली, मंडे टू सैटरडे होती है। और PGT हिस्ट्री, TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट सभी का फुल कोर्स करवाया जाएगा। साथ में आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा टेलीग्राम चैनल्स पे। तो सभी जो है स्टूडेंट्स टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए फिल-ए-फॉर्म चैनल का। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो मगध साम्राज्य के ऊपर होगा। हमारा जो ये टॉपिक है NCERT पे बेस्ड होता है, क्योंकि जो CTET है और HTET है, HTET PGT और HTET TGT सोशल साइंस सब्जेक्ट और जो है CTET, इसमें NCERT से ही ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जिन इम्पोर्टेंट टॉपिक से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उन्हीं को हम रहा जनपद महाजनपद रहा है। 16 महाजनपद थे उस समय, और 16 महाजनपदों में से ये सबसे शक्तिशाली जो साम्राज्य बनता है वो मगध साम्राज्य बन के आता है। और यहाँ पे जो चार वंशों ने चार जो राजवंश थे उन्होंने शासन किया था। तो सबसे पहले हम जो है हर्यक वंश के बारे में देखेंगे। उस समय के जो महत्वपूर्ण राजा हुए थे सिर्फ उनके बारे में ही देखेंगे, और जिनसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं सिर्फ उन्हीं में से हम जो है उन्हीं को देखेंगे, इम्पोर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। तो जितने भी फैक्ट्स इम्पोर्टेंट है मगध साम्राज्य के वो सभी मैं आपके लिए लेके आई हूँ। तो जो मगध साम्राज्य है इस पे जो सबसे पहले जो शासक करने वाला वर्ग था वो हर्यंक राजवंश था। ये सबसे शक्तिशाली था और महत्वपूर्ण था। और बिंबिसार है इसका जो शासक है, पहला बिंबिसार है, और ये भाटिया का पुत्र कहलाता था। और बौद्ध इतिहास कहता है, जो जितने भी बौद्ध ग्रंथ लिखे गए हैं वो कहते हैं कि इन्होंने 52 वर्षों तक शासन किया था। और जो बिंबिसार था ये महात्मा बुद्ध और जो है महावीर दोनों के समकालीन था। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बिंबिसार जो है वो किसके समकालीन थे। तो ये बुद्ध और महावीर के समकालीन थे। और जो बिंबिसार है ये जो है हर्यक वंश के सबसे महत्वपूर्ण और शक्तिशाली राजा थे। और इन्होंने जो राजधानी बनाते हैं मगध की, ये राजगृह जिसको गिरिवर्च भी कहा जाता है, ये उसकी राजधानी थी। तो मगध साम्राज्य ही 16 महाजनपदों में से सिर्फ मगध ही था जो एक साम्राज्य का रूप लेता है, जो महाजनपद से साम्राज्य का रूप लेते हैं। जनपद का मतलब होता है जन और जो भूमि के बीच संबंध होता है उसे जनपद कहते हैं। और जब कई जनपद मिलकर महाजनपद का निर्माण करते हैं, और महाजनपद के बाद एक साम्राज्य का निर्माण होता है, क्योंकि जो मगध था वो बाकी जनपदों को जीत लेता है और अपने में मिला लेता है। तो इस कारण जो है मगध एक साम्राज्य के रूप में निर्माण होता है, क्योंकि वहाँ की जो भौगोलिक स्थिति थी वो जो है एक साम्राज्य के लिए बहुत ही अनुकूल थी, क्योंकि वहाँ पर थी जिससे कि लोहे के हथियार बनाना आसान था, लोहे के उपकरणों के जरिए खेती करना आसान था। तो लोगों के पास अधिशेष भी था और ज़्यादा टाइम भी था। तो इस तरीके से जो वहाँ लोहे की खानें थी और जो मगध के आसपास जो है नदियाँ थी,
इन सभी कारणों से जो है मगध एक शक्तिशाली साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आता है। और जो बिंबिसार था वो इसका जो पहला जो है राजा था बिंबिसार। एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि जो हरेक वंश का बिंबिसार था ये किसके समकालीन था। ये बुद्ध और महावीर दोनों का ही समकालीन था। और जो ये राजगिरी इसकी मगध की राजधानी थी राजगृह, और जिसको गिरिवर्ज भी कहते हैं, ये बिहार में है। राजगृह बिहार में है ये। और यह उस टाइम पर अभी भी ये 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जिसके चारों ओर जो है पत्थर की दीवारों से बंद थे। इसी कारण क्या है, राजगृह को कोई भी अन्य जो महाजनपद थे वो जीत नहीं पाए। तो मैंने आपको बताया कि क्यों मगध ही बाकी 16 महाजनपदों में से सबसे शक्तिशाली बनता है, बाकी क्यों नहीं बनते हैं, क्योंकि ये मगध था, इसमें जो है 5 पहाड़ियों से ये घिरा हुआ था।
तो इस प्रकार से जो है बिम्बिसार को सेरेनिया के नाम से भी जाना जाता है। स्थानीय सेना रखने वाला जो बिम्बिसार है, इसी ने सबसे पहले जो है स्थानीय सेना रखने की शुरुआत की थी। जो महाजनपद थे वो सिर्फ कबीले होते थे और उन वो अपने से ही में से ही किसी को राजा चुन लेते थे। लेकिन जो कबीले होते थे वो राजा के लिए सेना खुद ही इकट्ठे रहते थे। लेकिन जो बिम्बिसार था, बिम्बिसार ने सबसे पहले जो है स्थानीय सेना रखने की शुरुआत की और उसके नेतृत्व में ही मगध साम्राज्य काफी शक्तिशाली हो जाता है। जो बिम्बिसार होता है, इसकी जो अवंती राजा प्रगोत के साथ जो है दुश्मनी होती है। लेकिन बाद में जब अवंती प्रगोत बीमार होता है, तो बिम्बिसार अपना जो महत्वपूर्ण चिकित्सक जीवक को उज्जैन भेज देता है। जब प्रगोत को पीलिया हो गया था, इस प्रकार जो है बिम्बिसार और जयंती राजा प्रगोत के बीच जो है महत्वपूर्ण संबंध स्थापित होते हैं। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछा जाता है कि बिम्बिसार ने के किस राजा के पास जो है अपना जो चिकित्सक था जीवक, उसको कहाँ भेजा था? उसको उज्जैन भेजा था और वो अवंती राजा प्रगोत के लिए भेजा था। तो एग्जाम्स में जो क्वेश्चंस आता है कि बिम्बिसार के समय जो है अवंती का राजा का नाम बताइए, तो उस समय जो अवंती के राजा थे वो प्रगोत थे। तो इस तरीके से एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जो बिम्बिसार होता है, सबसे पहले इसी ने स्थानीय सेना रखी, फिर इन्होंने जो है वैवाहिक गठबंधों के जरिए जो है अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने की कोशिश की करते हैं। उनकी 3 पत्नियां थी। कौशल देवी, कौशल की बेटी का राजा और प्रसन्नजीत की ये बहन थी कौशल देवी। और जो चेलाना के बारे में पूछा जाता है कि बिम्बिसार की जो दूसरी पत्नी थी चेलाना, ये वैशाली के लिच्छवी की बेटी थी। इसके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है। और खेमा जो है वो पंजाब के राजा की बेटी थी। तो इस तरीके से जो है बिम्बिसार जो है 3 शादियां करता है ताकि वो अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत कर सके। तो वैवाहिक गठबंधनों के जरिए वो है बाकी जो महाजनपद होते हैं उनके साथ जो है संबंध स्थापित करते हैं। यही शुरुआत जो है अकबर ने राजपूतों के साथ की थी। उन्होंने राजपूतों के साथ जो है वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे और जो है भारत में अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत किया था। उन्होंने विजय और विस्तार की नीति का पालन किया था। और जो बिम्बिसार की सबसे महत्वपूर्ण विजय थी वो अंग जनपद की थी। तो ये महत्वपूर्ण है कि मगध साम्राज्य में अंग को किसने मिलाया था? तो बिम्बिसार ने जो है मगध में अंग को मिलाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस जो है हर एक वंश है। मगध साम्राज्य में टोटल 4 जो वंश होते हैं। तो सबसे पहले जो हर एक वंश होता है, तो उसमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि अंग को किसने मगध में मिलाया था? तो बिम्बिसार ने ही मिलाया था। और इसके कौशल और वैशाली, इन सभी के साथ अच्छे संबंध थे। और इन्होंने उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को 3 भागों में विभाजित किया था। तो इन्होंने ही सबसे पहले जो है एक श्रेष्ठ प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत की थी। कार्यकारी, सैन्य और न्यायिक, तीनों के कार्य जो है अलग अलग डिवाइड किए थे। इस इन्होंने ही सबसे पहले बिम्बिसार ने जो है पावर शेयरिंग कंसेप्ट का इस्तेमाल किया था। पावर शेयरिंग ये आज हम मॉडर्न कंसेप्ट में देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस में मैंने आपको पढ़ाया है पावर शेयरिंग किसे कहते हैं। तो उस टाइम पर भी है बिम्बिसार ने जो है पावर शेयरिंग की थी, यानी शक्ति का विभाजन जो है कार्यकारिणी, सैन्य और न्यायिक 3 अलग अलग विभागों की स्थापना की थी। तो क्वेश्चंस पूछा जाता है कि मगध साम्राज्य में वे कौन से वंश का राजा था जिसकी जो है उत्कृष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी? तो उसमें आपको बिम्बिसार का नाम याद रखना है।
अब जो बिंबिसार के बाद जो महत्वपूर्ण है अजातशत्रु। अजातशत्रु जो है बिंबिसार और जो चेलाना का पुत्र था, उसने अपने पिता को मार डाला था और अजातशत्रु ने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। तो इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि कौन जो है अपने पिता को मारकर जो है गद्दी प्राप्त की थी, वो अजातशत्रु था। और इन्होंने जो है 483 ईसा पूर्व में बुद्ध की मृत्यु के बाद जो है राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई थी। तो ये इम्पोर्टेंट है कि पहली जो राजगृह में पहली बौद्ध परिषद बुलाई जाती है वो अजातशत्रु बुलाता है। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस जो है बहुत ही बार पूछा जाता है बौद्ध परिषद के ऊपर कि पहली कब बुलाई थी परिषद। तो ये याद आपको रखना है, पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पर जो है राजगृह में जो पहली बौद्ध परिषद बुलाई गई थी वो आपको अजातशत्रु का नाम याद रखना है और राजगृह में बुलाई गई थी। और इसका टाइम पीरियड 483 में इसको बुलाया गया था। कौशल और वैशाली के खिलाफ इन्होंने युद्ध जीते थे। तो अजातशत्रु कौशल और वैशाली को जीतता है। अजातशत्रु ने जो है वैशाली के खिलाफ इस के बावजूद युद्ध छेड़ दिया था कि उसकी माँ जो है लिच्छवी राजकुमारी थी, कि जो वैशाली की उसकी माँ खुद जो अजातशत्रु की माँ थी वो खुद जो है उसका संबंध वैशाली से था। लेकिन फिर भी जो है अजातशत्रु जो है वैशाली और कौशल को जीत लेता है और मगध साम्राज्य में मिला लेता है। वैशाली को नष्ट करने और उसे अपने साम्राज्य में मिलाने में उसे 16 साल लग गए थे। तो एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हर्यंक वंश का दूसरा सबसे शक्तिशाली राजा था वो अजातशत्रु था। और अजातशत्रु ने क्या क्या किया था हम उसके ऊपर देख रहे हैं कि उसके जो महत्वपूर्ण कार्य है जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि अजातशत्रु ने क्या किया था। तो उसने जो है कौशल और वैशाली को जीत लिया था। अजातशत्रु की जो माँ थी वो वैशाली की थी, लेकिन फिर भी उसने जो है 16 साल लग गए उसको वैशाली को जीतने में। और उसने जो है गुलेल की तरह पत्थर फेंकने की जो है इस तकनीक का इस्तेमाल किया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो अजातशत्रु के पास रथ भी थे जिनसे गदा जुड़ी हुई थी, जिससे सामूहिक हत्याएं होती थी। तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस, ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है कि अजातशत्रु के पास जो है अजातशत्रु के पास जो है रथ होते थे और उनके साथ जो है गदा जुड़ी हुई थी और इसी कारण जो है वो युद्ध जीतने में सफल हो जाता है। और इस प्रकार से जो है अवंती जो है मगध का दुश्मन बनता है, लेकिन जो अजातशत्रु है वो शक्तिशाली होता है और वो राजगृह की किलेबंदी कर देता है। और इस प्रकार से अवंती जो है वो अजातशत्रु के समय आक्रमण मगध पर आक्रमण करने में सफल नहीं हो पाता है। तो ये 4-5 पॉइंट्स थे अजातशत्रु के ऊपर कि पहली बौद्ध परिषद उन्होंने जो है राजगृह में बुलाई थी 483 में। दूसरा उन्होंने जो है वैशाली को जीतने के लिए 16 साल लगा दिए थे और इसके लिए उन्होंने गुलेल की तरह पत्थर फेंकने वाले युद्ध इंजन का इस्तेमाल किया था। दूसरा उसने जो है उसका जो रथ थे उसमें गदा जुड़ी हुई थी। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है कि किस युद्ध में प्राचीन भारत में जो है युद्ध रथ से जुड़े है गदा का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो है वैशाली के साथ किया गया था। अब उदीन के बारे में पढ़ेंगे। उदीन है जो हर्यक वंश का अगला महत्वपूर्ण शासक होता है और ये अजातशत्रु का पुत्र होता है और इसने जो अपनी राजधानी है वो पाटलिपुत्र को ही अपनी राजधानी बनाता है। उदयन का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य था, क्योंकि उसने पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदियों के संगम पर किले का निर्माण किया था। तो उदयन को इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने जो पाटलिपुत्र में गंगा और सोन नदियों के संगम पर एक किले का निर्माण करवाया था। और उदयन का दूसरा नाम उदयभद्र भी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि जो पटना था वो मगध साम्राज्य के केंद्र में था। तो वो क्यों पाटलिपुत्र को पटना कहते हैं, तो वो क्यों अपनी राजधानी जो है
राजगृह को नहीं छोड़ देते हैं और पाटलिपुत्र को राजधानी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में इस प्रकार से पूछा जाता है कि हरिक वंश का वह कौन सा राजा था जिसने कि अ, राजगृह से अपनी राजधानी को जो है पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था। तो वह उदयन थे जिसने अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र में स्थानांतरित कर लिया था। और इन्होंने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक किले का भी निर्माण करवाया था। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जो इससे पूछे जाते हैं। तो हम सिर्फ आज जो है राजवंशों के बारे में पढ़ रहे हैं कि मगध में जो 4 राजवंश होते हैं, तो उनसे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि अजातशत्रु ने क्या किया था, बिम्बिसार ने क्या किया था और उदयन ने क्या किया था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस इनसे पूछे जाते हैं, हम सिर्फ आज उन्हीं को देखेंगे। तो ऐसा इसलिए किया गया था कि पटना जो है, क्यों उन्होंने राजधानी पाटलिपुत्र को अपनाया, क्योंकि ये मगध साम्राज्य के केंद्र में थी, जो अब उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में छोटा नागपुर की पहाड़ियों तक फैली हुई थी। 3 राजाओं द्वारा सफल हुआ। वैवंती के राजा प्लग के कहने पर मार दिया गया था। और जो ये उदयन था ये सफल हुआ था क्योंकि अनिरुद्ध मंड और जो नागदाशक थे ये इनके साथ थे। अब देखते हैं कि मगध के श्रीलंका के इतिहास के अनुसार जो है मगध के लोगों ने नागदाशक के शासनकाल के दौरान विद्रोह किया था। तो जो मगध के लोगों ने जो सबसे पहले विद्रोह देखने को मिलता है वो नागदाशक के शासनकाल में देखने को मिलता है। तो शिशुनाग एक जो है वो राजा बनते हैं। तो हरेक वंश के बाद जो अगला वंश की शुरुआत होती है वो शिशुनाग वंश की शुरुआत होती है। तो शिशुनाग वंश जो है इसका टाइम पीरियड इम्पोर्टेंट है। तो शिशुनाग वंश जो होता है ये दूसरा हरिक वंश के बाद सत्ता में आता है और ये 413 से लेकर 345 ईस्वी तक चलता है। शिशुनाग जो है मगध का राजा बनने से पहले काशी का वायसराय था। तो ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता रही हूँ कि जो मगध में जो ये राजवंश सत्ता में आते हैं और इनके जो राजा महत्वपूर्ण थे वो शिशुनाग जो है वो नागवंश की स्थापना करते हैं। और इस प्रकार से और ये मगध का राजा बनने से पहले ही काशी के वायसराय थे। ये भी इम्पोर्टेंट है। और इन्होंने अपनी राजधानी गिरिव्रज में ही बनाए रखी। तो शिशुनाग की जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी वो उज्जैन में अपनी राजधानी के साथ अवंती की शक्ति का विनाश करना था। यानी कि जो सफल नहीं हो पाए थे अवंती को मिलाने में, अजातशत्रु जो है अवंती को मगध में मिलाने में सफल नहीं हुआ था, लेकिन जो है शिशुनाग अवंती को हरा देता है और अवंती को मगध साम्राज्य का हिस्सा बना देता है। अवंती उस समय शक्तिशाली महाजनपदों में से एक था। अजातशत्रु के समय जो है अवंती जो है मगध पर आक्रमण करता है, लेकिन जो है इसे हराया नहीं जा सकता है। लेकिन शिशुनाग वंश की स्थापना, जब नाग वंश की स्थापना होती है तो शिशुनाग जो होता है वो अवंती को हरा देता है और इस प्रकार से मगध और अवंती के बीच जो 100 साल पुरानी जो दुश्मनी चलती आ रही थी वो समाप्त हो जाती है। और इस प्रकार अवंती जो है मगध साम्राज्य का हिस्सा बन जाता है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा राजवंश के राजा ने जो है अवंती को मगध का हिस्सा बनाया था। तो इसमें इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको शिशुनाग का नाम याद रखना है। और ये जो अवंती है ये जब मौर्य वंश की स्थापना होती है मगध में तब तब तक ये उसका हिस्सा बना रहता है। अब कालाशोक, तो शिशुनाग वंश का संस्थापक जो था शिशुनाग, इसका जो पुत्र है कालाशोक, इसका पुत्र होता है। इसको अन्य नाम से भी काकावण के नाम से भी इसको जाना जाता है। और फिर से जो कालाशोक जो है राजधानी को पाटलिपुत्र में ले आते हैं। शिशुनाग जो है शिशुनाग जो होते हैं वो राजधानी को
पाटलिपुत्र से जो है वापस वहाँ पर लेके जाते हैं राजगृह में, जिसको जो गिरिवर्ज भी कहते हैं, वहाँ पे लेके जाते हैं। लेकिन जो काला अशोक था, शिशुनाग का बेटा था, वो गद्दी पर बैठता है तो वापस राजधानी को पाटलिपुत्र में ले आता है। और इसके काल से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पूछा जाता है कि इसने जो है वैशाली में, तो जो दूसरी बौद्ध संगति जो बौद्ध परिषद बुलाई गई थी, वो वैशाली में बुलाई गई थी, और जो है काला अशोका के टाइम पर इसको बुलाया जाता है। और इस प्रकार से जो है शिशुनाग वंश के बाद जो है नंद वंश की स्थापना होगी, और वह एक महल क्रांति में मारा गया था। ये इसकी भी मृत्यु हो जाती है काला अशोक की, और इस प्रकार जो है नंद वंश जो है सत्ता में बैठता है। तो हरिवंश, शिशुनाग वंश और जो है अब नंद वंश देखेंगे तो मगध पर 4 राजवंशों का शासन देखने को मिलता है। हरिवंश, दूसरा आपको शिशुनाग वंश, और जो तीसरा है वो नंद वंश, और चौथा मौर्य वंश है। मौर्य वंश में जिसकी स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है जो है कौटिल्य की सहायता से की थी, जिसको विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। तो मौर्य वंश के बारे में मैंने जो है अलग से क्लासेस दी है, आपको अलग से पढ़ाया है मौर्य वंश के बारे में। उसके महत्वपूर्ण जो जितने भी राजा हैं सबके बारे में वहाँ पे डिटेल में, अगर आपको मौर्य वंश के मैंने एक प्रीवियस क्लास आप देख सकते हैं फिलर फॉर्म चैनल पर, आप प्ले लिस्ट में जाके जो है देख सकते हैं मौर्य वंश के बारे में। यहाँ पर मैं सिर्फ आपको हरिवंश, शिशुनाग वंश और जो है नंद वंश के बारे में बताऊंगी। तो इस तरीके से एग्जाम्स में इनका ये भी पूछा जाता है, क्रम में लगाइए कि कौन से वंश ने सबसे पहले शासन किया था। तो जो काला अशोक था, जो ये नाग वंश से संबंधित था, और इसने जो है बौद्ध संगति को बुलाया था, और इसके बाद जो है नंद वंश जो है सत्ता में आता है। और नंद वंश से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ज्यादातर पूछे जाते हैं। और नंद वंश जो है ये गैर क्षत्रिय राजवंश था, और इसने जो है 345 से लेकर 321 ईस्वी तक इसने शासन किया था। और नंद वंश की स्थापना करने वाले राजा का नाम महापद नंद था। तो ये इम्पोर्टेंट है। इसने काला अशोक को हरा के जो है सत्ता हथियाई थी। तो जो है महापद नंद था पहला शासक। नंद वंश का जो पहला शासक था वो महापद नंद था, और इन्हें जो है भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट भी कहा जाता है। महापद नंद को भारत का पहला ऐतिहासिक सम्राट कहा जाता है। ऐतिहासिक कहा जाता है, और जो उसने राजा बनने के लिए काला अशोक का वध कर दिया था। और इस प्रकार से जो है महापद नंद के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। पुराणों के अनुसार वह एक शूद्र महिला से उत्पन्न अंतिम शिशु नाग राजा का पुत्र था। तो महानद पंथ के बारे में पुराणों से जो कुछ जानकारी मिलती है वो यही मिलती है कि जो महापद नंद था वह जो है शूद्र महिला से पैदा हुआ था, और ये शिशुनाग राजा, अंतिम जो शिशुनाग राजा का पुत्र था, उससे ये उसका था, ये पुत्र था। तो इस तरीके से इसके बारे में यही जानकारी मिलती है। और कुछ जैन ग्रंथ और यूनानी लेखक जो है कर्टियस क्या कहते हैं, कर्टियस जो है महापद नंद के बारे में बताते हैं वह एक नाई और एक दरबारी का पुत्र था। इस प्रकार नंदों को जो है अधार्मिक माना गया है। यानी अधार्मिक का मतलब होता है धर्म के अनुसार जो है नहीं चलता है, उसको अधार्मिक कहा जाता है। बौद्ध ग्रंथों में जो बौद्ध ग्रंथ थे वो नंदों को अज्ञात वंश से बताते हैं, अनंत कुल से बताते हैं, और उनका जो शासन है वो 28 वर्ष तक चला था। उन्हें सर्व जो है उन्हें सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। जो नंद वंश के बारे में जो जानकारी बौद्ध ग्रंथों से मिलती है
तो उसमें इन्हें क्या क्या कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण है, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो जो महापन नंद है, जो नंद वंश की स्थापना करते हैं, तो उन्हें जो है सर्व क्षत्रियंत का, यानी सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। एक रथ एकमात्र संप्रभु जिसने अन्य सभी राजकुमारों को नष्ट कर दिया था। तो इस प्रकार से इन्हें एक रथ और ये दो उपाधियां दी गई हैं नंद वंश को। ये महत्वपूर्ण एग्जाम्स में पूछा जाता है कि इन्होंने क्षत्रियों का नाश कर दिया था। उनके शासनकाल में साम्राज्य का काफी विस्तार होता है। यह उत्तर में कुरु देश से लेकर दक्षिण में गोदावरी तट और पूर्व में मगध से लेकर पश्चिमी नर्मदा तक जो है मगध साम्राज्य का विस्तार जो है नंद वंश के काल में होता है। नंद वंश का जो अंतिम राजा था वो घनानंद था। वो बहुत ही जो है आरामदायक जीवन जीना पसंद करता था और इसी का फायदा जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने उठाया था और कौटिल्य ने जो है चंद्रगुप्त मौर्य का सहायता की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है घनानंद को हराकर जो है सत्ता हथिया ली थी, क्योंकि जो घनानंद थे वो काफी जो है अयोग्य शासक थे, जिसके कारण से चंद्रगुप्त मौर्य जो है सत्ता हासिल करने में सफल हो जाते हैं। और चंद्रगुप्त मौर्य है जो एक साम्राज्य का विस्तार करते हैं। कर्नाटक और तमिलनाडु को छोड़कर बाकी हर जगह जो है मौर्य साम्राज्य का अधिकार हो जाता है। तो इस प्रकार से जो ये महापन्नंद है, इनकी ये उपाधियां इम्पोर्टेंट है। और महानंद पंत ने और जो क्या 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 किया था ये इम्पोर्टेंट है। तो महापन्नंद जो था उसने जो है कलिंग को मगध में मिला लिया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि कलिंग को जो मगध में किसने मिलाया था, तो ये मिलाया था महापन्नंद ने मिलाया था। उसने कौशल को भी शामिल कर लिया था। ये उस समय के जो है शक्तिशाली जनपद हुआ करते थे जिसको कि मगध साम्राज्य में मिलाया जाता है। और जो महापद्नंद था उसकी विशाल सेना के कारण ही उसे पाली ग्रंथों में उग्रसेन भी कहा गया है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। जो महापद्नंद था उसको विशाल सेना रखने के कारण उसे जो है उग्रसेन का नाम भी दिया गया है। नंद जो है बहुत ही समर्थ और शक्तिशाली थे और उन्होंने जो पैदल सेना रखी, घुड़सवार सेना रखी, हाथियों को भी रखा था। उनकी संख्या थी 2 लाख। जो है उन्होंने पैदल सेना रखी, 60,000 घुड़सवार सेना रखी और 6,000 हाथियों का भी इस्तेमाल किया था। तो इस तरीके से देखते हैं कि यहाँ पर घोड़े का इस्तेमाल, हाथियों का इस्तेमाल है वो नंद वंश के समय से हमें देखने को मिलता है। और इस प्रकार से इन्होंने जो है एक महत्वपूर्ण कराधान प्रणाली लगाई थी, क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ी सेना का निर्माण कर रखा था। तो इसके इसके लिए लोगों पर टैक्स लगाना जरूरी था। तो इस तरीके से जो है महापद्नंद होता है उनको एक रथ कहा जाता है, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। और जो महापद्नंद होता है वही कलिंग और कौशल को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लेता है। तो यहाँ से ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट है। और जो नंद वंश का अंतिम शासक था वो धनानंद था। उस उन्हें जो ग्रीक ग्रंथ थे उसमें जो अन्य नामों से जाना जाता है उसके बारे में देखते हैं कि उनको अन्य किन किन नामों से जाना जाता है। तो इसमें जो है एग्रामस और जांड्रामेंस के नाम से जाना जाता है। सिकंदर ने अपने शासनकाल के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत पर आक्रमण किया, लेकिन वह अपनी सेना के इम्कान के कारण गंगा के मैदानों की ओर आगे नहीं बढ़ सका था। तो इस तरीके से है जो अंतिम राजा के समय जो है सिकंदर का आक्रमण होता है। धनानंद के समय जो है सिकंदर भी आक्रमण करता है, लेकिन सिकंदर की सेना आगे क्यों नहीं बढ़ पाती है,
गंगा के मैदानों को पार करके, क्योंकि सिकंदर की जो सेना है वो थक जाती है लगातार युद्ध करते करते, और वो है अब युद्ध लड़ना नहीं चाहती थी। जो धनानंद, जो अंतिम नंद वंश के शासक थे, उसको अपने पिता से एक विशाल साम्राज्य मिला था, और उसके पास जो है वही 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार सैनिक, 3,000 हाथी, 2,000 रथों की एक स्थानीय सेना थी। तो एग्जाम्स में क्वेश्चंस इस तरीके से पूछा गया है, यूजीसी एनटीए नेट हिस्ट्री का जो पेपर था, कि क्या मगध काल में जो है प्राचीन भारत में जो है उस टाइम पे कौन सी सेना का इस्तेमाल किया जाता था, तो उस समय हाथी, घुड़सवार सेना और रथ, इन सभी का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो धनानंद थे ये अयोग्य थे, ये जो है सिकंदर के आक्रमणों का सामना करने में असमर्थ थे, और जो कौटिल्य थे वो जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य को जो है सिकंदर के आक्रमण के बारे में बताते हैं, और चंद्रगुप्त मौर्य को एक विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए जो है गाइडेंस देते हैं, और कौटिल्य के गाइडेंस के कारण ही जो है चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जो ये घनानंद था, ये महापद नंद के 8 या 9 पुत्रों में से एक था, और उन्हें जो है नंदो प्रक्रमणी, एक विशेष उपाय के आविष्कार का श्रेय दिया जाता था। करों की जबरन वसूली के दमनीकांड तरीके का कारण वह अपनी प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गया था, क्योंकि इतनी बड़ी सेना रखने के लिए जो है ज्यादा कर लगाने पड़े, जिसके कारण जो है वह प्रजा के बीच अलोकप्रिय हो गया था। साथ में जो है जो नंद वंश को जो है शूद्र से इनका संबंध बताया गया है, उनकी जो उत्पत्ति है वो शूद्र से बताई गई, और इनको जो है क्षत्रिय विरोधी नीति के कारण बड़ी संख्या में उनके शत्रुओं का जन्म हो चुका था। तो जो नंद वंश है इनको जो है क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है, और इनकी उत्पत्ति जो नंद वंश की ये शूद्र उत्पत्ति मानी जाती है। इसके कारण इनको जो है बहुत बड़ी संख्या में नंद वंश के शत्रु पैदा हो गए थे, और अंत में जो चाणक्य होता है वो जो है नंद वंश को उखाड़ फेंकता है, और मगध में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि किस प्रकार से जो है मौर्य मगध में मौर्य राजवंश की स्थापना से पहले जो 3 राजवंश जो है शासक करते हैं। मगध जो एक शक्तिशाली साम्राज्य बनने से पहले, एक स्टेट बनने से पहले, एक राज्य बनने से पहले यह एक महाजन पद था। उस समय 16 महाजन पद थे, लेकिन जो मगध ही क्यों शक्तिशाली बनता है, क्योंकि मगध में जो बिंबिसार आता है हर एक वंश की स्थापना करता है, स्थायी सेना का निर्माण करता है। इससे पहले जो है कबीले लोग अपने ही किसी नेता को राजा चुन लेते थे, और जब युद्ध होता था तो वो कबीले आपस में मिलके भाग लेते थे युद्ध में। लेकिन जब मगध में बिंबिसार जो है राजा बनते हैं, तो वो एक स्थानीय सेना का निर्माण करते हैं, और वो जो है एक प्रशासनिक व्यवस्था की स्थापना करते हैं। तो इस प्रकार से जो है एक वंश के अजात शत्रु आते हैं जो बिंबिसार की हत्या कर देते हैं। फिर कालाशोक आते हैं। कालाशोक की मृत्यु के बाद जो है शिशुनाग वंश की स्थापना होती है, और इसके बाद जो है आप देखते हैं नंद वंश आता है। महापंद नंद जो है नंद वंश की स्थापना करते हैं। इसकी इन नंद वंश को जो है शुद्र उत्पत्ति का बताया जाता है, शत्रुओं का विनाश करने वाला बताया जाता है। तो इस कारण से यह जनता में अलोकप्रिय हो जाते हैं, और इसी इसके बाद जो है इसके बाद जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है भारत में जो है मौर्य साम्राज्य की स्थापना करते हैं। तो मगध में इस प्रकार से मौर्य साम्राज्य की जो है स्थापना होती है। और मौर्य साम्राज्य के बारे में मैंने जो है एक पूरी डिटेल में 1 घंटे की क्लास ली है मौर्य साम्राज्य के बारे में। जितने भी मौर्य वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए और जिन जिन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो जो जो महत्वपूर्ण राजा होते हैं उस समय जो शक्तिशाली राजा होते हैं उन्हीं से केवल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अवंती को जो मगध में जो मिलाया था वो शिशुनाग ने मिलाया था। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं
मगध साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने में इन राजाओं का योगदान रहा था। महाबद नंद का भी रहा था, लेकिन इसका जो अंतिम जो राजा था नंद वंश का, वो घनानंद था। और घनानंद क्या करता है, वो अयोग्य था, वो आरामदायक जीवन जीना पसंद करता था और शूद्र उत्पत्ति के कारण जो है वो जनता के बीच अलोकप्रिय हो जाता है। और इसके बाद मगध में मौर्य साम्राज्य की नींव रखी जाती है। और जो है चंद्रगुप्त मौर्य था, जब मगध में अकाल पड़ता है तो वो अपने अंतिम समय में जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है वो जैन धर्म अपना लेता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है के समय में है जैन धर्म काफी सपोर्ट मिला था जैन धर्म को। और अशोक के समय जो है बौद्ध धर्म को काफी सपोर्ट मिला था। लेकिन गुप्त काल में बात करें तो गुप्त काल में जो है वैष्णव धर्म को काफी महत्व मिला था। तो हर काल में जो है अलग अलग धर्म को महत्व दिया गया था। जो वंश जिस धर्म को समर्थन देता था उस टाइम पर वो धर्म काफी विस्तार होता था, दूसरे देशों में भी विस्तार होता था। तो इस तरीके से जो है मगध में जो है टोटल कुल चार राजवंश होते हैं जो मगध पर शासन करते हैं। तो आपको ये टोटल चार वंश जो हैं उनके बारे में याद रखना है। पहला हर्यवंश, दूसरा शिशुनाग वंश, तीसरा नंद वंश और चौथा मौर्य वंश है। और इनके राजाओं के बारे में भी कि ये कौन कौन से वंश थे और इनके महत्वपूर्ण कार्य इन्होंने क्या क्या किए थे। तो अजातशत्रु ने पहली जो बौद्ध संगति बुलाई थी, ये एग्जाम से पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ये सी टेट का जो एग्जाम्स होता है उसमें सोशल स्टडीज का, उसमें ये पूछा गया है। अजातशत्रु ने राजगृह में पहली बुलाई थी और जो काला शोक होता है उसने वैशाली में जो है दूसरी बौद्ध संगति बुलाई थी। तो इस प्रकार से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो इन वंशों से एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर मौर्य वंश को आपको समझना है तो आप मेरी जो इसके लिए प्रीवियस क्लास देखिए, मैंने वहाँ पर जो है मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल में समझाया है। क्योंकि इन चार वंश थे टोटल, मगध पर जो शासन करने वाले चार राजवंश थे और इन चार वंशों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है वो मौर्य वंश है। तो ज्यादा क्वेश्चंस मौर्य वंश से ही पूछे जाते हैं। तो इसलिए मैंने जो है अलग से मौर्य वंश के बारे में एक डिटेल में आपको बताया है। तो ये यहाँ पे महत्वपूर्ण है, आप देख लीजिए प्रीवियस क्लास में जाकर फिलर फॉर्म चैनल पर जाके देख लीजिए। स्टूडेंट्स कल आपको जो है कौन सा टॉपिक आप कल जो है पढ़ना चाहते हैं, वो आप हमें बता सकते हैं। तो जो स्टूडेंट्स हमें जो बताना चाहते हैं कि वो कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं, स्टूडेंट्स का किसमें डाउट है तो वो हमें बता सकते हैं। किसी स्टूडेंट्स को कोई डाउट हो इन वंशों के बारे में, या वो कल कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट जो है